गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i + 6j + 27k क्रॉस i + लैम्डा j + म्यू k = 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मेरा 2i + 6j + 27k है एक ब्रैकेट में, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट है i यूनिट वेक्टर में है प्लस लैम्डा j यूनिट वेक्टर प्लस म्यू यूनिट वेक्टर के, ये है मेरा, और ये 0 के इक्वल है, नल वेक्टर के इक्वल है, ठीक है, नल वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट मुझे करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने पहले भी नियम बताया था, वही नियम लगाएंगे। सबसे पहले एक डिटरमिनेंट साइन लिखूँगा मैं, i j k यहाँ लिख दूँगा, फिर उसके बाद इनके कोएफिशिएंट्स लिख दूँगा 2, 6, 27, 1 लैम्डा म्यू, और ये मेरा हो जाएगा 0 के इक्वल। फिर ये हो जाएगा i, दिस इज 6 म्यू और -27 लैम्डा, फिर ये हो जाएगा -j, और इधर से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 म्यू और ये हो जाएगा -27, ठीक है, प्लस दिस इज यूनिट वेक्टर k, ये हो जाएगा 2 लैम्डा और -6, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ और कंपेयर करूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 6 म्यू -27 लैम्डा जो है मेरा 0 के इक्वल होगा, एक तो ये मिलेगा। दूसरा यहाँ से कंपेयर करूँ तो 2 म्यू -27 0 के इक्वल मिलेगा, और 2 लैम्डा -6 जो है 0 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से म्यू का मान 27/2 आ जाएगा और लैम्डा का मान 6/2 यानी 3 आ जाएगा। तो लैम्डा का मान 3 और म्यू का मान 27/2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ के बाद देखिए मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन दैट वेक्टर a डॉट वेक्टर b = 0 एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b = 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड वेक्टर b। तो आप वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर a डॉट वेक्टर b मेरा 0 है और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b भी मेरा 0 है। तो इसका अगर मैं फार्मूला लिखूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, दिस इज cos थीटा = 0, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, दिस इज sin थीटा = 0। तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर की कंडीशन है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हुआ सिंपली कि वेक्टर a जो है या तो 0 के इक्वल होगा, इसका मतलब हुआ, या फिर वेक्टर b जो है मेरा 0 के इक्वल होगा, या फिर इसी को मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर a जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर b के। इसी तरीके से इस केस की अगर बात करें तो वेक्टर a या 0 के इक्वल होगा तब ये 0 होगा, या फिर वेक्टर b जो है 0 के इक्वल होगा तब ये 0 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, और या फिर साइन थीटा 0 के इक्वल है यानी वेक्टर a जो है पैरेलल होगा वेक्टर b के, ये होगा। तो इससे मैं इम्प्लाइज कर सकता हूँ कि वेक्टर a या तो नल वेक्टर होगा या वेक्टर b जो है नल वेक्टर होगा, ठीक है। सेंस क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर a परपेंडिकुलर बन रहा है वेक्टर b के, और वेक्टर a जो है पैरेलल भी बन रहा है वेक्टर b के। ये दोनों एक साथ हो नहीं सकते, कैन नेवर होल्ड सिमुल्टेनियसली, ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, या तो ये परपेंडिकुलर होंगे या तो पैरेलल होंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर भी बन रहा है पैरेलल भी बन रहा है, तो ये चीज़ संभव नहीं है, इसलिए ये वेक्टर ए भी जो है नल वेक्टर होगा, वेक्टर बी भी नल वेक्टर होगा, ये इसका कारण है। तो इस तरीके से मेरा ये सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सिक्स्थ के बाद देखिए मेरा सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन एज a1i + a2j + a3k, फिर b1 b2 b3 के फॉर्म में, फिर c1 c2 c3 के फॉर्म में। तो कह रहा शो कीजिए कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b + c = वेक्टर a क्रॉस b + वेक्टर a क्रॉस c। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन को। तो सबसे पहले वेक्टर इसका मैं जो है LHS पोर्सन अगर लूँ, LHS पोर्सन, तो LHS पोर्सन में मेरा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b + वेक्टर c, ये है मेरा। तो वेक्टर a का मान मेरा क्या है, वेक्टर a का मान है मेरा a1i + a2j + a3k क्रॉस वेक्टर b + c क्या है, वेक्टर b1i + b2j + b3k, और c1i + c2j + c3k, इन सबको एक साथ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा मेरे पास
देखूँ मैं तो ये हो जाएगा मेरे पास वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस ये हो जाएगा मेरे पास b1 c1, यहाँ से मैं एक साथ जोड़ के लिख देता हूँ b1 प्लस c1i प्लस b2 प्लस c2j प्लस b3 प्लस c3k, ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा मेरे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं तो मैं एक डिटरमिनेंट का सिंबल बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा i j k और इनके कोफिशिएंट्स लिख दूंगा। तो सबसे पहले इसका लिखूंगा a1 a2 a3, इनके कोफिशिएंट लिखूंगा b1 c1 b2 c2 और प्लस में b3 c3, ये हो गया। अब मैं इनको सॉल्व करूंगा तो ये i हो जाएगा, इधर इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले तो ये a2 दिस इज b3 प्लस c3 माइनस a3 दिस इज b2 प्लस c2 और दे माइनस j दिस इज, ये हो जाएगा मेरे पास a1 दिस इज b3 प्लस c3 माइनस दिस इज a3, ये हो जाएगा b1 प्लस c1 और प्लस दिस इज k, ये हो जाएगा मेरे पास a1 दिस इज b2 प्लस c2 माइनस a2 दिस इज b1 प्लस c1, ये हो जाएगा। अब मैं इसको अगर आगे और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज यूनिट वेक्टर i और अंदर मैं मल्टीप्लाई अगर करता हूँ a2 b3 हो जाएगा प्लस a2 c3 हो जाएगा। तो मुझे इसको a क्रॉस b के प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको इतना ही करके रोक के छोड़ देता हूँ, या फिर इसके अंदर भी मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी k की वैल्यू थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये a2 b3 है यहाँ पर और यहाँ पर a2 c3 है। तो क्या यहाँ पर कुछ चीज़ें सेम मिल रही हैं या नहीं, ऐसा इतना ही करके मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। नहीं ऐसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और मैं इसके RHS को, जो इसका RHS है उसको अलग से सॉल्व करता हूँ और LHS और RHS को एक दिखा दूंगा तो मेरा प्रूव हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका RHS है मेरा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, ये है मेरा RHS। तो इसका अगर मैं सॉल्व करूं तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b में वेक्टर a का मान a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये है। उसी तरीके से मैं अब b वाले का मान लिखूंगा क्रॉस दिस इज b1i प्लस b2j प्लस b3k प्लस वेक्टर a फिर से a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1 सॉरी यहाँ c1 है c1i प्लस c2j प्लस c3k, ये हो गया मेरा। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज i j k और ये हो जाएगा प्लस दिस इज i j k। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये a1 a2 a3 हो जाएगा, यहाँ से देखूँ तो b1 b2 b3 हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये a1 a2 a3, यहाँ से देखूँ तो c1 c2 c3 हो गया। अब मैं इनको अगर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास i, ये हो जाएगा a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j दिस इज a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k, ये हो जाएगा मेरा a1 b2 माइनस a2 b1, फिर ये हो जाएगा प्लस i दिस इज a2 c3 माइनस a3 c2 और माइनस j, ये हो जाएगा मेरे पास a1 c3 माइनस a3 c1 दिस इज प्लस k दिस इज a1 c2 प्लस माइनस माइनस a2 c1 हो जाएगा। तो ये मेरा आ चुका है। तो मुझको यहाँ पर i का, ये i के दो बार मिल रहे हैं तो इनको एक साथ लिख लेता हूँ। i मैंने ये लिखा और ये मेरा a2 c3 है और यहाँ पर मेरा सबसे पहले क्या था a2 b3 प्लस a2 c3, तो ये हो गया a2 b3 माइनस b2 a3 प्लस a2 c3 माइनस a3 c2, ठीक है। अब ये j वाला मैं लिख लेता हूँ माइनस j कॉमन, तो ये हो गया a1 b3 माइनस a3 b1 और प्लस a1 c3 माइनस a3 c1,
फिर मैं इस k का लिखूँगा तो प्लस k, ये हो जाएगा मेरे पास a1b2 माइनस a2b1, और ये हो जाएगा प्लस a1c2 माइनस a2c1, ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास यूनिट वेक्टर i और a2b3 माइनस b2a3 प्लस a2c3 माइनस a3c2। तो माइनस माइनस वालों को एक साथ, प्लस वालों को एक साथ लिख लेता हूँ। दिस इज a2b3 प्लस a2c3 माइनस, यहाँ पर a2 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ही लिख देता हूँ, ऐसे बाहर भी कर देता हूँ। ये a2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस वाले में भी मेरा a3 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेता हूँ। तो ये क्या बचेगा मेरा b2 प्लस c2 बचेगा, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ माइनस j, और यहाँ से देखें तो ये और ये में a1 कॉमन हो गया मेरा, तो b3 प्लस c3 आ गया। फिर माइनस में यहाँ पर अगर देखें तो a3 कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास b1 प्लस c1, ब्रैकेट क्लोज। फिर मेरा आ गया प्लस यूनिट वेक्टर k, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a1 कॉमन है तो ये b2 प्लस c2, यहाँ माइनस कॉमन लिया a2 में तो ये हो जाएगा b1 प्लस c1, ये हो गया मेरा। तो ये जो मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू है यही मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि मेरा LHS के इक्वल ये मिल रहा है। आप मिला लीजिए, देखिए मेरा LHS क्या था, यही था a2 फिर b3 प्लस c3 माइनस a3 फिर b2 प्लस c2। देखिए यही मेरा यहाँ पर भी है a2 b3 प्लस c3 फिर माइनस a3 फिर b2 प्लस c2। इसी तरीके से j वाला भी आप मिला सकते हैं। तो j वाला मेरा क्या है, a1 फिर b3 c3 है, देखिए यहाँ पर a1 फिर b3 c3 है, और फिर से देखिए यहाँ पर माइनस a3 b1 प्लस c1 है, देखिए यहाँ पर माइनस a3 b1 प्लस c1 है। इसी तरह k का भी आप मिला सकते हो मान, a1 है फिर ब्रैकेट में b2 प्लस c2 है, देखिए यहाँ पर a1 है फिर ब्रैकेट में b2 प्लस c2 है, फिर माइनस है फिर a2 है फिर b1 प्लस c1 है, और देखिए माइनस है a2 है फिर b1 प्लस c1 है। तो यहाँ पर LHS RHS के इक्वल प्रूव्ड हो चुका है, यही हमें यहाँ पर दिखाना था। तो इस टाइप से मेरा ये 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 7th के बाद देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन कह रहा है इफ़ आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 और वेक्टर b इक्वल टू 0 देन वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0 इज़ द कन्वर्स ट्रू। क्या इसका कन्वर्स सही है, ट्रू है? जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। तो आइए इस 8th क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 8th को तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 8th में कि इफ़ आइदर वेक्टर a इक्वल टू 0 आपको गिवन में है, या फिर वेक्टर b जो है 0 के इक्वल है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, तो क्या इसका कन्वर्स सही होगा? जस्टिफाई कीजिए अपने आंसर को एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले कि वी हैव गिवन डैट वेक्टर a जो है इक्वल टू नल वेक्टर, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड भी जो है 0 ही होगा, और जब इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा तो देयरफॉर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, दिस इज साइन थीटा यूनिट वेक्टर n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक है। ये हो गया मेरा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास। जब थीटा एंगल है इन दोनों के बीच का, तो यहाँ मैं रखूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का मान, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b भी क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ जब इसका मैग्नीट्यूड 0 रखूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सब 0 हो जाएगा। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जो है 0 है। अब इसका कन्वर्स की अगर बात कर लें, कन्वर्स की, तो मान लेता हूँ मैं कि लेट जो है वेक्टर a जो है मेरे पास a1i है प्लस a2j है और प्लस a3k है, ठीक है। तो इसका और वेक्टर b को मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर अपनी तरफ से कोई कांस्टेंट वैल्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं मान लिया कि अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इज अल्फ़ा a1i फिर प्लस अल्फ़ा a2j प्लस अल्फ़ा a3k, ये है।
तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज वेक्टर ए जो है क्या है मेरा, पैरेलल हो गया है वेक्टर बी के। और जब ये पैरेलल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो है 0 हो जाएगा। और जब थीटा 0 होगा तो इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है 0 के इक्वल ही हो, तो नॉट इक्वल टू 0। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी क्या है यहाँ पर देखा जाए तो नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन बट यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है, जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी है साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, यहाँ पर ये क्या आ रहा है मेरा, ये होता है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू का मान निकालूँ तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो यूनिट वेक्टर एन है ये 0 के इक्वल हो सकता है। 10 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये हो गया मेरा, यहाँ से मैंने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान 0 रखा, 0 रखा तो यूनिट वेक्टर एन मुझे 0 मिल चुका है। और जब यूनिट वेक्टर 0 मिल गया तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 हो जाएगा, इवन व्हेन, यहाँ तक कि इवन व्हेन इसका जो वेक्टर ए है ये भी 0 के इक्वल नहीं है और वेक्टर बी भी जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप ध्यान सॉल्व करते हुए। ये ज़रूरी नहीं है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 के इक्वल है तो वेक्टर ए भी 0 के इक्वल होंगे, वेक्टर बी भी 0 के इक्वल होंगे, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 का मतलब ये भी हो सकता है कि ये दो वेक्टर पैरेलल हों और उनके बीच जो एंगल है थीटा का मान 0 डिग्री बन रहा हो और साइन 0 0 होता है, इस कारण से भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी 0 हो सकता है। तो ये यूनिट वेक्टर n जो है 0 के इक्वल जो आ रहा है, ये बता रहा है कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल्स को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मेरे पास ये 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। और एक चीज़ नोट में आप इसमें ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूले में कि इफ़ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी it is not necessary that either magnitude of A is equal to 0 और magnitude of B is equal to 0। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में याद रखिएगा, कभी कभी MCQ में 1 मार्क्स में पूछ लेता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।